क्रिसेंथेमम का फार्म है। यहाँ पे क्रिसेंथेमम जिसे हम गलदौदी कहते हैं वो लगा हुआ है और इसे हम तैयार करते हैं कि इसका रूट स्टॉक रख लेते हैं प्लांट का, उससे कटिंग लगा लगा के फिर हम आगे फिर वो शुरू करते हैं। और ये जो पाइप्स देख रहे हो आप, ये मैम ड्रिप टेप्स हैं, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी लगता है। हम फ्लड इरिगेशन ही देते हैं, जिससे वाटर कंजर्वेशन और जो फर्टिलाइजर भी है वो भी इसके थ्रू ही दे रहे हैं। वही है कि इससे पानी बहुत बचता है, उन पर ड्रॉप गिरेगा वो भी पर प्लांट के हिसाब से गिरेगा, जो कि 40 सेंटीमीटर पे एक होल दिया हुआ है। यहाँ पे आप और कौन से फूलों की प्रोडक्शन करते हो? ट्यूबरोज का भी लगा हुआ है, ट्यूबरोजेस हैं, ग्लैडोलाइज हैं और मैरीगोल्ड लगता है, रोज के कुछ लगे हुए हैं, ट्रायल्स और जरबरा लगा हुआ है जी। तो अगर हमारे कोई भी किसान भाई बहन में से इस फील्ड में आना चाहता है, फूलों की प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, तो कितनी को अंदाजा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मैम उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो एकदम से ना ये शुरू करें कि 1 एकड़ या 2 एकड़ लगा लिया, कम से कम 1 या 2 कनाल से शुरू करें, जो मतलब 1/4 हिस्सा हो गया 1 एकड़ का। जैसे ये ड्रिप वाला है, इसमें लेबर की जरूरत नहीं है, पानी ऐसे ही लग जाता है, 1-2 वॉल्व में वो खोलने होते हैं, एक बारी एक सेक्शन लग जाता है, एक बारी दूसरा लग जाता है, खाद भी इसी के थ्रू चल जाती है, इससे वो जो हम वीड कहते हैं, घास वगैरह, वो भी कम होता है। और जैसे मल्चिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उससे ये है कि गुडाई का बिल्कुल ही काम खत्म हो जाता है, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे होल करके लगाना होता है। नमस्कार, आज के सभी दर्शकों का मेरा फार्म हाउस में स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सिमरजीत कौर। और आगे आज के हमारे जो मुख्य मेहमान हैं करणबीर सिंह संधू, उनका मेरे फार्म हाउस में सबसे पहले स्वागत करते हैं। करणबीर जी, मेरा फार्म हाउस में आपका तहे दिल से स्वागत। अच्छा करणबीर जी, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मैम करणबीर सिंह संधू है। मैं बेसिकली बीटेक की हुई है, बट मेरा इंटरेस्ट था फार्मिंग में, तो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं फार्मिंग ट्रेडिशनल के साथ साथ फ्लोरिकल्चर भी कर रहा हूँ और वेजिटेबल क्रॉप्स भी कर रहा हूँ। फ्लोरिकल्चर टू द फ्लोरिस्ट एंड डेकोर वालों को सप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे हम आपका बाग देख पा रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा है, तो जैसे आपने बताया कि आप फ्लोरिस्ट वगैरह को भी आगे सप्लाई करते हैं फ्लावर्स की, तो आप कौन से तरह के फ्लावर्स की यहाँ पे प्रोडक्शन करते हो? मेरे पास मैम मैरीगोल्ड होता है, ग्लैडोलाइज होते हैं, ट्यूबरोज होते हैं, क्रिसेंथेमम की डिफरेंट वैरायटीज है और कुछ वैरायटीज हैं जो सीड के लिए एनुअल सीड तैयार करते हैं। तो सर आज हम इस बाग में आए हैं, मैं और मेरी ऑडियंस हम चाहते हैं कि आज इस बाग में जैसी भी प्रोडक्शन होती है, जौन से फूलों की आप यहाँ पे प्रोडक्शन लगाते हो, तो आप हमें प्लीज दिखाएं। आ जाओ सर। तो दर्शकों, इस समय हम इनके बाग में खड़े हैं और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कुछ सीड्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और मेरे नीचे यहाँ पे कुछ पाइप्स भी लगा रखी हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे सर से। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी जिस बाग में हम खड़े हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, और ये जो नीचे हम पाइप्स देख पा रहे हैं ये क्या है? ये बेसिकली मैम क्रिसेंथेमम का फार्म है। यहाँ पे क्रिसेंथेमम जिसे हम गलदौदी कहते हैं वो लगा हुआ है और इसे हम तैयार करते हैं कि इसका रूट स्टॉक रख लेते हैं प्लांट का, उससे कटिंग लगा लगा के फिर हम आगे फिर वो शुरू करते हैं। और ये जो पाइप्स देख रहे हो आप, ये मैम ड्रिप टेप्स हैं, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी लगता है। हम फ्लड इरिगेशन ही देते हैं, जिससे वाटर कंजर्वेशन और जो फर्टिलाइजर भी है वो भी इसके थ्रू ही दे रहे हैं। और बेसिकली आप लोग स्मार्ट टेक्निक्स का भी यूज करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो बचाया जा सके और उसकी वेस्टेज ना हो, राइट? यस मैम, वो ही है कि इससे पानी बहुत बचता है, उन पर ड्रॉप गिरेगा वो भी पर प्लांट के हिसाब से गिरेगा, जो कि 40 सेंटीमीटर पे एक होल दिया हुआ है और जिससे पानी तो बच ही रहा है और साथ में जो वीड्स हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि फ्लड इरिगेशन की वजह से मॉइस्चर उतना नहीं बनता, कम होता है इसमें। तो दर्शकों, इन्होंने जैसे बहुत ही अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी कि जो भी हमारे बहन भाई इस फार्मिंग की फील्ड में है वो लोग भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पानी की बचत भी होगी और साथ ही साथ आपके जो प्लांट्स को उनको जितना पानी चाहिए उनको उतना मिल जाएगा। तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, माँ एक छोटे से बच्चे को लेके बड़े होने तक हमेशा पालती रहती है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक छोटी सी सीड से स्टार्ट होके बड़े प्लांट में फिर कन्वर्ट होता है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस भी है वो भी हम सर से जानेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोटे होते से लेके बड़े होते तक पालती है, वैसे ही ये जो सीड जो हम फ्लावर्स वगैरह फूल उगाते हैं, इसका भी टोटल प्रोसेस क्या होता है शुरू से लेके अंत तक? टोटल प्रोसेस जैसे मैम ये वाला क्रिसेंथेमम जिसे गलदौदी कहते हैं, ये कटिंग से तैयार होता है या इसका रूट स्टॉक रखते हैं, उससे हम अ मंथ और 2 पहले वो उसकी कटिंग तैयार करते हैं और उसे बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं और इसको फूल आने तक 80 to 90 डेज, कई बार 100 डिपेंडिंग ऑन द वेदर लग जाते हैं। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो हमें फॉलो करना पड़ता है।
एंड रिजल्ट 100 दिन के बाद ही जाके आता है। 100 दिन के बाद। तो इस बीच में आप ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि आपका ये जो फूल उग रहा है वो खराब ना हो या उसको कीड़े ना लग जाएं, कुछ भी ऐसा? उसके बारे में मैम सारा इसका डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि ये इट्स अ डेलिकेट थिंग, इसे ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी वजह से स्टिक भी सीधी रखनी पड़ती है। अब इस पे हम नेट भी डालेंगे, जो नेट जैसे वॉलीबॉल नेट टाइप होता है उसे लिटा के डालते हैं, ताकि जो स्टेम है हमारी वो सीधी रहे, क्योंकि जो सीधी स्टेम है उसी की वैल्यू है, दूसरी की नहीं है। तो दर्शकों, ये तो हमने बात कर ली गुलदाउदी के बारे में। अब आगे भी इनसे जानते हैं कि इनके इस बाग में ये और कौन से फूलों की यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो सर, इस फूल को छोड़ के यहाँ पे आप और कौन से फूलों की प्रोडक्शन करते हो? ट्यूबरोज का भी लगा हुआ है, ट्यूबरोजेज हैं, ग्लैडोलाइज हैं और मैरीगोल्ड लगता है, रोज के कुछ लगे हुए हैं, ट्रायल्स और जरबरा लगा हुआ है जी। तो इनका ये जो प्रोसेस है, जैसे ने हमें गुलदाउदी के प्रोसेस के बारे में बताया, तो इन सब के क्या डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस होते हैं काम करने के, या फिर हर फूल का एक अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? मैम जैसे गुलदाउदी और मैरीगोल्ड है, ये तो कटिंग से चलता है, ये आपको बताया था। और जो जैसे ट्यूबरोज है और ग्लैडोलाइज है, उसका बल्ब होता है, उसे बल्ब को सो करते हैं, वो आफ्टर जैसे ग्लैडोलाइज है वो 110-120 डेज पे जाके फ्लावर देता है अकॉर्डिंग टू वेदर। और उसका बाकी दूसरे वाले, बाकी तो सबकी वो कटिंग लगती है, टर्मिनल कटिंग्स, रूट कटिंग्स लगती हैं, उसके हिसाब से वो चलता है। तो इनको अंदाजा कितने को दिन लग जाते हैं? जैसे आपने हमें बताया कि गुलदाउदी को कम से कम 100 से लेके 120 दिन लग जाते हैं, वैसे ही बाकी की ये जो फूल का टाइम है वो कितने समय तक का रहता है? बाकी सबका जैसे ट्यूबरोज है वो तो 1 साल की फसल है, वो 2 साल तक भी अगर आप सही मेंटेन करो तो चले जाती है। और ग्लैडोलाइज है वो अगर गर्मी में लगे तो 80-90 दिन पे कई बार फूल दे जाते हैं, नहीं तो 110 पे फूल आता है जी। और वैसे टोटल करें तो 130-40 दिन पे जाके उसकी क्रॉप पूरी होती है। जैसे सर आपका बाग है, तो बहुत नॉमिनल सी की बात है कि आपको फूल वगैरह उगाने में कुछ मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता होगा। तो वो कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो आप लोग सामना करते हो और उसे किस तरह से सुलझाते हो ताकि ये जो आपके बाग में फूल लगते हैं वो अच्छे से उग सके? मैम इस पे मेन तो वेदर का है, क्योंकि ये ओपन कल्टीवेशन है तो मौसम का देखना पड़ता है। जैसे अब एक्सेस गर्मी पड़ रही है, इस पे काफ़ी बीमारी और फंगस भी आ रही है। और बाकी ये है कि लंबी फसल है, कोई मंडीकरण इतना नहीं है, तो जब हम लगाएंगे तो जो 100 दिन के बाद या 110 के बाद नतीजा आना है तभी पता लगता है। अगर हम सोचे कि आज लगा के हमने रेट देख लिया, तब का रेट तब का ही होता है। और जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड में तो एक एज अ नॉट वो नहीं है, कमोडिटीज की ज़्यादा ज़रूर होएगी, तो फिर तब उस टाइम पे सेल बिल्कुल ही बंद हो गई थी, तो वो वजह से काफ़ी करना पड़ता है। और जैसे हम देखो कई डेट्स आती हैं मैरिजेस जिस दिनों में नहीं होती, तब भी इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो तब भी प्रोडक्शन देख के करनी पड़ती है। तो अगर हमारे कोई भी किसान भाई बहन में से इस फील्ड में आना चाहता है, फूलों की प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, तो कितनी को उनको अंदाजा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मैम उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो एकदम से ना ये शुरू करें कि 1 एकड़ या 2 एकड़ लगा लिया, कम से कम 1 या 2 कनाल से शुरू करें, जो मतलब 1/4 हिस्सा हो गया 1 एकड़ का। उस हिसाब से ये है कि उसपे इनपुट कॉस्ट बहुत आती है। मैंने भी शुरू किया, छोटे स्केल से किया था, तो फिर धीरे धीरे करके अगर जब तजर्बा हो जाएगा उसके बाद वो शुरू करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इनपुट कॉस्ट इसमें प्लांटिंग मटेरियल पे काफ़ी आती है। कुछ बार ही कई होता है कि कई अब आपको प्लांटिंग मटेरियल मिल जाता है, सीड से कर लो या कुछ कर लो, डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट कॉस्ट पे प्लांटिंग मटेरियल प्राइस आता है। और अगर हम बात करें कोई टेक्निक्स की जो उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि इनका ये जो बिजनेस है उसमें गलतियां कम, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और उनकी जो वेस्टेज है वो कम हो सके, उसमें यही है मैम, डे टू डे आप क्रॉप को मॉनिटर करो, और अगर वो क्रॉप आपको लग रहा है कि कुछ फर्टिलाइज़र या कुछ ज़रूरत है तभी करें, खर्चा कम करेंगे तो ही पैसे बचेंगे। विदाउट ओवरडोजिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें। और बाकी यही है कि अब जैसे ये ड्रिप वाला है, इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, पानी ऐसे ही लग जाता है, 1-2 वॉल्व में वो खोलने होते हैं, एक बारी एक सेक्शन लग जाता है, एक बारी दूसरा लग जाता है, खाद भी इसी के थ्रू चल जाती है, इससे वो जो हम वीड कहते हैं, घास वगैरह, वो भी कम होता है। और जैसे मल्चिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उससे ये है कि गुडाई का बिल्कुल ही काम खत्म हो जाता है, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे होल करके लगाना होता है। और एक आखिरी सवाल है जो मैं पर्सनली भी बड़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि इस बिजनेस में अंदाज़ा कितना को प्रॉफिट इंसान कमा लेता है? मैम इसमें इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेबर भी ज़्यादा लगती है कंपैरेटिवली दूसरे से, तो प्रॉफिट भी ज़रूर अगर जब हम इनपुट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा होगा, बट वो ही आपको जैसे पहले बताया था वो सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल क्रॉप्स इसमें हम
काफ़ी मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं, जो कि 2 से 3 गुना दूसरी क्रॉप से ज़्यादा हो सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज हम आपको एक ऐसे बाग में लेके आए जहाँ पे एक नहीं काफ़ी तरह के फूल उगाए जाते हैं। हमने इनसे बात करके कोशिश करी कि हम जान सके कि कौन सी ऐसी टेक्निक है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना मुनाफा है, कैसे आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो ताकि जो आपकी वेस्टेज है वो कम से कम हो सके और आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस एपिसोड से आपको जो भी कुछ जानकारी चाहिए थी वो हम आपको दे पाए। तो अगर आप भी कोई भी ऐसे बाग या फ्लावर की प्रोडक्शन में आना चाहते हो तो, और अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई भाई बहन है जो इस प्रोडक्शन में, इस फील्ड में आना चाहता है, तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।